Please subscribe our channel and click bell icon so that every new video and update may reach to you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अफ़गानिस्तान के बारे में है। जिस तरह की हमने जियोग्राफी स्टार्ट की है, तो अफ़गानिस्तान क्या है, ये किस तरह का मुल्क है, इसका स्ट्रेटजिकल पोजीशन इसकी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ख़ित्ते के अंदर क्या है, और फिर इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं, सराउंडिंग जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज सारी इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसका जो कैपिटल है वो काबुल है, और जो इसके जो लेफ़्ट साइड पे है, मतलब कि मगरबी साइड पे वो तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, फिर ताजिकिस्तान है, और फिर इस तरफ जो है ये चाइना का जो वखान कॉरिडोर है इसका, यहाँ पे वखान कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से मिलाने में सिर्फ जो है ना ये वखान कॉरिडोर ही एक हाइल है। और इसके साथ यहाँ पे वखान कॉरिडोर के साथ यहाँ पे चाइना है, और फिर यहाँ पे सारा पाकिस्तान है। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है अफ़गानिस्तान का, हाईएस्ट पॉइंट वो ये एक जगह है नौशक नाम की, और ये चतराल के तकरीबन साथ है। तो ये इसका नौशक हाईएस्ट पॉइंट है इसका। तो इसका जो साउथर्न साइड है वो ईरान है, और इसका जो ईस्टर्न साइड है और फिर साउथर्न साइड का कुछ पार्ट ये पाकिस्तान है इसके साथ। तो इस तरह जो है ना ये सारी की सारी ड्यूरन लाइन है जो कि पोरस लाइन है, और ये बहुत पहाड़ों इलाकों में एक गुंजान और एक मोर्चों की सूरत में जो है ना एक ये लाइन है। तो ये सारी की सारी ड्यूरन लाइन है ये वाली। तो इस तरह जो है ना ये 2200 या 2400 किलोमीटर के एक ये लाइन है। तो आज हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका ये है आमू दरिया, जो कि तकरीबन जो है ना तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की बाउंड्री बनाता है। ये बाउंड्री के साथ साथ ही चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर जाकर आगे यहाँ पे अरल सी है, उसमें जाकर ये ड्रेन होता है, उसमें जाकर गिरता है ये वाला। ये कजाकिस्तान के साथ ही यहाँ पे ये एक अरल सी है, वहाँ पे जाकर इसका जो इंग्लिश का नाम है वो है ऑक्सस रिवर। ऑक्सस रिवर इसका इंग्लिश नाम है, और ये आमू दरिया एक पर्शियन ज़बान का कह लें या एक अफ़गानी ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है इस दरिया की। ये सबसे बड़ा इस खित्ते में दरिया है। तो इसकी हिस्ट्री इसकी कहाँ जाती है? अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री जो है ना एक पैलियोलिथिक एज, मतलब कि स्टोन एज, बहुत पुरानी है इसकी हिस्ट्री। बिफोर क्रिश्चियनिटी, बीसी से भी बहुत पहले की इसकी हिस्ट्री है। अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे आया, फिर इसके बाद जो है ना उसने यहाँ पे सारे इलाके को कनकर किया, और फिर यहाँ पे आता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान का फाउंडर कहा जाता है, बानी कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली ये जो है ना दुरानी एम्पायर, जो दुरानी एम्पायर थी उसका भी बानी था, उसका भी फाउंडर था अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली का जिसका जो ज़माना कौन सा है वो तकरीबन 1727, और इसके लगभग जो है ना 72 के अंदर गालिबन इसकी वफ़ात हुई है। तो 1700 से लेकर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का ये है। तो जिस तरह के शाह वलीउल्लाह ने ख़त लिखा था अहमद शाह अब्दाली को कि मराठे जो है ना हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का ईमान ख़राब कर रहे हैं, तो इस तरह जो है ना वो उसकी हेल्प चाहिए थी। तो अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान का फाउंडर कहा जाता है, जो कि 18वीं सदी के अंदर था गालिबन। तो इसका जो नाम है वो क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान इसका नाम है। तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके साथ कोई सी या कोई बड़ा कोई ओशन नहीं मिलता इसके साथ। यहाँ पाकिस्तान है, फिर ईरान है, मतलब चारों तरफ कोई जो है ना समुंदर इसके हाथ नहीं है। इस वजह से ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। और जो इसका जो मिली नगमा है वो मिली सरूद है। इसका जो एंथम है या नगमा है वो है मिली सरूद। तो इस तरह जो है ना इसका है, ये एक बफर स्टेट रहा है। और इसको जो है ना बफर स्टेट मतलब कि इस तरफ जो है ना सारे पाकिस्तान, फिर इंडिया है, फिर बांग्लादेश है, ये सारे के सारे यहाँ ब्रिटिश था, ब्रिटिश की यहाँ पे गवर्नमेंट थी। और इस तरफ जो है ना ये सारा सेंट्रल एशिया यूएसएसआर। यूएसएसआर का एब्रीविएशन है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक।
अब यूएसएसआर की यहाँ पे सारी हुकूमत है, रशिया के मतलब के, और ये सारे के सारे कंट्री उसके कैप्चर में थे। और यहाँ पे कुछ ब्रिटिश का कब्ज़ा रहा, जिस तरह के ड्यूरन लाइन है, इसके इस तरफ जो है ना सारा यहाँ पे बफर स्टेट है। तो फर्स्ट अफ़गान एंग्लो वार जो कि 1800 जो है ना वो 39 से लेकर 42 तक हुई। फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार जो कि 1839 से लेकर 42 तक हुई है। इसके अंदर ब्रिटिश ने, जो कि यहाँ पे जिसकी हुकूमत थी, इसने इस पे सारे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया और ये इसके अंडर में चला गया। और फिर सेकंड एंग्लो अफ़गान वार हुई है 1880 के अंदर, 1880 के अंदर जो है ना ये वाली सेकंड अफ़गान एंग्लो वार हुई है। और फिर थर्ड अफ़गान एंग्लो वार 19 अगस्त और 1919 के अंदर हुई, 19 अगस्त 1919 के अंदर हुई, जिसके अंदर ब्रिटिश ने इसको छोड़ दिया। मतलब ये कि तकरीबन जो है ना 70-80 साल जो है ना ये ब्रिटिश के कब्ज़ा में रहा है अफ़गानिस्तान। तो 1900 जो है ना 1919 के अंदर, 19 अगस्त 1919 के अंदर इसको आज़ादी मिली। और ये इसी वजह से जो है ना अफ़गान का जो नेशनल डे है वो है, नेशनल डे इसका वो है 19 अगस्त। 19 अगस्त जो है ना इसका एक नेशनल डे है, विक्ट्री डे भी इसको हम ये कहते हैं। तो ये 19 अगस्त इसका एक नेशनल डे है या विक्ट्री डे है। तो आज भी इसको जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह जो है ना ये इसकी हिस्ट्री है। और फिर स्ट्रेटजिकल इसकी पोजीशन क्या है कि एक बफर स्टेट रहा है ये वाला, और ये न्यूट्रल स्टेट भी इसको कहते हैं, न्यूट्रल जोन। मतलब कि इसके बाद जो है ना रशिया यहाँ पे आया, रशिया और ये इसमें ब्रिटिश में ये एक न्यूट्रल जोन रहा है। ये किसी का भी इलाका नहीं था, मतलब ना यहाँ पे ब्रिटिश जो है ना रशिया यहाँ पे आया, और ना ही यहाँ पे ये ब्रिटिश जो है ना यहाँ पे वो गया। तो ये ग्रेट गेम एरा जो है ना 1831 से लेकर 95 तक है। 1831 से 95 तक ग्रेट गेम एरा है। इसके अंदर जो है ना ये न्यूट्रल जोन रहा है। और ग्रेट गेम क्या थी कि रशिया जो है ना वो चाहता था कि मुझे जो है ना सी तक, इसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ मुझे सी मिले, मुझे इसका रास्ता मुझे इधर से मिले। और ये ब्रिटिश चाहते थे कि ये जो है ना रशिया यहाँ पर ना आए, बल्कि रशिया हमें जो है ना यहाँ से डायरेक्ट यूरोप तक रसाई मिले। तो इस तरह जो है ना एक ये बफर स्टेट रहा है, दोनों के दरमियान में एक ऐसे इलाका रहा है जो कि न्यूट्रल था और जो कि किसी की गवर्नमेंट में नहीं था। तो अक्सर यहाँ पे ये रहा है। तो इस तरह जो है ना 1893 के अंदर ही, मतलब जिस वक़्त के यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश का कब्ज़ा था, तो अब्दुर्रहमान अमीर जो है ना वो था यहाँ पे हुक्मरान। और इसके ज़माने के अंदर ही यहाँ पर जो है ना ड्यूरल लाइन बनी। 1893 के अंदर ड्यूरल लाइन का मुआहदा होता है। तो ड्यूरल लाइन जो है ना 1893 के अंदर ये इसका मुआहदा होता है। और फिर जो है ना ये अमीर अब्दुर्रहमान और मोरटाइमर ड्यूरेंट, जो कि सफ़ीर था ब्रिटिश का इस अफ़गानिस्तान के इलाका में, तो उसके दरमियान, दोनों के दरमियान में ये मुआहदा होता है। मोरटाइमर ड्यूरेंट जो कि सफ़ीर था, तो दोनों के दरमियान में जो है ना ये एग्रीमेंट होता है। और फिर ये 1893 के अंदर होता है ड्यूरल लाइन का। तो ड्यूरल लाइन जो है ना ये फिर खींची जाती है यहाँ पे, मतलब ये अफ़गानिस्तान है, इस तरफ जो है ना ये उस वक़्त का जो इंडिया था ये आ जाता है। तो इस तरह जो है ना ये इसका जो है ना ये इसकी हिस्ट्री है। और फिर जो है ना उसके बाद 1919 के अंदर, मतलब 19 अगस्त 1919 के अंदर जब अमानुल्लाह ख़ान जो है ना, उसके बाद अमानुल्लाह ख़ान आ गए यहाँ पे। जैसे ही इसको विक्ट्री मिली, जैसे इसको फ़तह मिली, तो अमानुल्लाह ख़ान ने 50 साल तक तकरीबन यहाँ पे गवर्नमेंट की है। और ये मोनार्की इसने कायम की है। मोनार्की मतलब कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ गवर्नड बाय ए किंग और क्वीन, कि गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हैंडल करने वाला एक किंग होता है। तो अमानुल्लाह ख़ान एक किंग था यहाँ पे, मतलब मुतलकुल इनान बादशाह था। और इसी के लिए जो है ना यहाँ पे सारी की सारी गवर्नमेंट इसी के अंडर में थी। तो इस तरह जो है ना फिर 1978 से लेकर 78 से लेकर 88 तक, 1978 से 1988 तक ये तकरीबन 10 साल का अरसा इसने इन्वेजन किया, हमला किया जो है ना ये यूएसएसआर ने यहाँ पर। तो मतलब कि यहाँ पर जो है ना इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए
या अपनी कम्युनिस्ट को कायम करने के लिए, तो यहाँ पे वो अटैक करता है। और फिर अटैक करने के तालिबान जो है ना वो 94 के अंदर तालिबान जो है वो कनकर कर लेते हैं। अब ये इसको शिकस्त हो चुकी है। जो ये है यहाँ पर यूएसएसआर है, इसको डिफीट हो चुकी है, शिकस्त हो चुकी है। पर 94 के अंदर तालिबान अमर्ज होते हैं, यहाँ पे कंधार से तालिबान अमर्ज होते हैं और कंधार को अपना कैपिटल वो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो काबुल के अंदर मेजोरिटी जो है ना वो अहमद शाह मसूद के फॉलोअर की थी, तो यहाँ पे इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने तालिबान ने जो अपना कैपिटल चुना वो था एक कंधार। तो इस तरह जो है ना 94 के अंदर तालिबान यहाँ पे मर्ज होते हैं। फिर उसके बाद जो है ना तालिबान यहाँ पे 96 के अंदर तालिबान पे अक्सर जो है ना मतलब 95% इलाका तालिबान के कब्ज़ा में चला जाता है अफ़गानिस्तान का। तो इस तरह जो है ना फिर यहाँ पर जो है ना वो अब यहाँ पे इसके दरमियान में ही जब ये होता है, मतलब यूएसएसआर जब रशिया यहाँ पे अटैक करता है, तो उसके दरमियान में ही यहाँ बहुत सारे रेफ्यूजीज़ जो होते हैं वो तकरीबन 30 लाख रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में शिफ्ट होते हैं। और पाकिस्तान में शिफ्ट होते होते यहाँ पे सिटीज़ तकरीबन के लाहौर तक पहुँच जाते हैं। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना इस बारे में कुछ नहीं करती कि इनको एक ख़ास इलाके में रखा जाए, जिसकी वजह से जो है ना बाद में बड़े इशू बने। तो और तकरीबन जो है ना 7 लाख रेफ्यूजीज़ जो है ना वो ईरान में शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से, ईरान के अंदर। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट ने यह किया कि उनके लिए स्पेशल एक इलाके को मखसूस किया, और इलाके को मखसूस करने के बाद उसी बाउंड्रीज़ के अंदर उनको रखा, और फिर उसके बाद उनको जब जैसे ही वहाँ पे सेटलमेंट हुई, हालात ठीक हुए, उनको वापस भेज दिया। तो लेकिन इसी वजह से जो है ना बहुत सारे अफ़गानी अभी तक पाकिस्तान के अंदर अपने पासपोर्ट के साथ, अपने ID कार्ड के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, और मुस्तकिल उनको नेशनलिटी यहाँ की दी जा चुकी है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही जो है ना ये रशिया को शिकस्त होती है, फिर जिनीवा एक एग्रीमेंट होता है। जिनीवा के अंदर एक जिनीवा एग्रीमेंट होता है जो कि 4 अप्रैल 1988 के अंदर होता है। जिनीवा एग्रीमेंट 4 अप्रैल 1988 के अंदर ये पाकिस्तान के दरमियान, अफ़गानिस्तान के दरमियान, और रशिया और USA भी उसमें थोड़ा शामिल होता है। तो इस तरह जो है ना ये एग्रीमेंट होता है कि हम जो है ना अपनी USSR कहता है कि हम अपनी जो हमारी आर्मी है वो हम वापस लेके जाते हैं उसको, और फिर हम इसको खाली कर देते हैं अफ़गानिस्तान को, और फिर जो है ना इस तरह का पाकिस्तान भी जो है ना उसमें शामिल होता है। तो ये इस किस्म का एग्रीमेंट यहाँ पे होता है इनके दरमियान में। तो USA जो है ना सारी की सारी जो यहाँ पे गेम चली, रशिया को यहाँ पे डिफीट हुई, रशिया को शिकस्त हुई, इसके बैक में कौन था? वो USA था। असल में USA ने यहाँ पे बदला लेना था वियतनाम जंग का, जो कि वियतनाम जंग के अंदर उसको बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी। एक नॉर्थर्न वियतनाम और साउथर्न वियतनाम 2 इलाके थे। तो नॉर्थर्न वियतनाम का साथ दिया था USSR ने और चाइना वगैरह ने, जो कि वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहते थे, और जबकि साउथर्न वियतनाम का साथ दिया था एक USA ने और इसके अलाइज़ ने, जो कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट चाहते थे। तो इस तरह जो है ना वहाँ पे USA को बहुत बड़ी शिकस्त हुई, उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा मारी गई। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे उस जंग का बदला USSR से USA ने इस अफ़गानिस्तान वार के अंदर लिया, जो कि 10 साल के अंदर इसको बहुत बड़ी शिकस्त USSR को हुई। इवन के सारा वो टूट गया, और सारी जो इसकी स्टेट थी, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाख़स्तान, ये सारी की सारी इनको फ्रीडम मिल गई। तो इस तरह जो है ना ये इसकी एक हिस्ट्री जाती है। और फिर इसके बाद जो है ना ये तकरीबन वियतनाम जंग जो थी ना वो 20 साल तक रही। 1955 से लेकर 1975 तक तकरीबन 20 साल ये जंग जारी रही, और USA को बहुत बड़ी शिकस्त वहाँ पे हुई थी। तो अब जो है ना यहाँ पे एक पार्लियामेंट की शक्ल है अफ़गानिस्तान के अंदर, लोया जिरगा, जिसके 502 मेंबर होते हैं। तो लोया जिरगा जो है ना इसकी एक शेप होती है लोया जिरगा, और ये ग्रैंड असम्बली है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े इनके जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स के जो हेड होते हैं वो इसको हैंडल कर रहे होते हैं, और वो इसको जो है ना सारे के सारे इसको चला रहे होते हैं। और फिर वो ग्रैंड असम्बली या कोई बड़ा फैसला करना हो तो वो लोया जिरगा ही इनका करता है। अब इसके बाद क्या होता है, तालिबान अमर्ज होते हैं 94 के अंदर, 96 के अंदर उनका सारा का सारा यहाँ पे 95% इलाका आलमोस्ट जो है ना वो तालिबान के कब्ज़ा में जा चुका है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट आता है वो 9/11 का आता है, मतलब 11 सितंबर 11 2001 को टर्निंग पॉइंट आता है कि US से 9/11 का वाक़या होता है। उसके बाद जो है ना वो
वो यहाँ पे यूएसए को बहुत गुस्सा है, तालिबान को उसने यहाँ पे ख़त्म करना है। फिर वो यहाँ पे वो चढ़ाई करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कत्ल गारत होती है, बमबारी होती है। उसके बाद यहाँ पे बोन एग्रीमेंट होता है एक अफ़गानिस्तान के अंदर। यहाँ पे बोन एग्रीमेंट एक होता है। बोन एग्रीमेंट मतलब क्या है, 5 दिसंबर 2001 को जो हुआ, मतलब सितंबर को 9/11 हुआ और दिसंबर को बोन एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर हामिद 5 दिसंबर 2001 को, जिसके अंदर हामिद करज़ई जो था वो उसको प्रेसिडेंट चूज़ कर लिया गया, वो यहाँ का सदर बन गया हामिद करज़ई। और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटो की फोर्सेस ने यहाँ पे अपने एक अपना इतिहाद बनाकर यहाँ पे एक फ़ोर्स तैयार की जिसका नाम रखा ISAF, इंटरनेशनल जो है ना सेफ गार्ड असिस्टेंट फोर्स। इस तरह करके इसका जो है ना ISAF इसका नाम था, जो कि 2001 के अंदर हुई बाय नेटो फोर्सेस जो है ना ये हुआ। और फिर इसके बाद जो है ना 2004 के अंदर इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, जो पहले जनरल इलेक्शन हुए पाकिस्तान इसके अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में। इससे पहले मुनारकी थी, इसके बाद जो है ना रशिया ने अटैक किया, फिर यूएसए आ गया। तो पहले जनरल इलेक्शन जो है वो सबसे बड़ी जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सबसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस ग्रुप की है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी जो मेजॉरिटी ग्रुप है अब यहाँ पे वो हैं यहाँ पे जो है पश्तून है। पश्तून जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट वो हैं यहाँ पे 42% पश्तून हैं। उसके बाद ताजिक हैं, ताजिक तकरीबन यहाँ पे हैं 27% हैं। और उसके बाद यहाँ पे हज़ारा है, हज़ारा तकरीबन यहाँ पे इसमें है 9%। तो इस तरह पश्तून की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पश्तून हैं। तो पश्तून का ही यहाँ पे जो है ना वो सदर या जब चीफ़ एग्जीक्यूटिव बनना होता है उन्हीं में से जो है ना वो यहाँ पे चूज़ होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका जो दूसरी जो 2 असम्बली हैं इसकी, जो अपर हाउस है लोअर हाउस है, तो अपर हाउस के जो उसका नाम है वो हाउस ऑफ एल्डर है। उसके 102 मेंबर होते हैं। हाउस ऑफ एल्डर है अपर हाउस, उसके 102 मेंबर होते हैं। और एक लोअर हाउस है उसके जो है ना 250 मेंबर होते हैं, उसका नाम है हाउस ऑफ पीपल। और जो अपर हाउस है वो एक एडवाइजरी काउंसिल की तरह है। एडवाइज़ मतलब उसने जो है ना लॉ मेकिंग में इसका इतना अमल दखल नहीं है, लेकिन वो एडवाइज़ करता है, असिस्ट करता है लॉ मेकिंग में। तो इस तरह जो है ना कुछ इसका ये जो है ना इसका बैकग्राउंड है। और अब स्ट्रेटजिकल पोजीशन इसकी क्या है, कितना इम्पोर्टेंस है। बेसिकली यहाँ पे सिल्क रोड बहुत पुराना, मतलब BC जो है ना वो बहुत पुराना, सदियों पुराना जो है ना यहाँ पे लिंक करता है। तो जो है ना ये सिल्क रोड गुजरता हुआ है सारा का सारा यहाँ से, तो सेंट्रल एशिया, उसके बाद जो है ना ईरान, तो इसको जो है ना एक ईस्ट एशिया के साथ इसको मिलाता है। और दूसरी बात ये है कि सिल्क रोड के अलावा जो है इसकी पोजीशन क्या है, क्रॉस रोड की तरह की किसी इसकी पोजीशन है कि यहाँ से जितना भी जो है ना साउथ एशिया से जो भी माल या जो भी चीज़ें यहाँ पे सेंट्रल एशिया में शिफ्ट होनी है वो थ्रू अफ़गानिस्तान ही होनी है, क्योंकि इस तरफ बॉर्डर है, इस तरफ पहाड़ी इलाका है। तो अफ़गानिस्तान की एक ऐसी ज़मीन है जो कि यहाँ से हमने जो भी क्रॉस रोड की तरह की इसकी जो है ना ये एक इसकी पोजीशन है इस बारे में।